नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube परिवार सीट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जीविका का एग्जाम हो रहा है, तो जो भी मित्र जिनका एग्जाम हो चुका है, मेरे तरफ से काफ़ी बधाई है उन लोगों को और शुभकामनाएं है। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनका रिजल्ट आ जाए। और जो मित्र का एग्जाम होने वाला है वो अपने स्टडी में जी जान से लग जाए। तो दोस्तों, आज जीविका का तीसरा क्लास है। जीविका का जो एग्जाम है, जो भी संभावित प्रश्न आएंगे, तो आज का मेरा तीसरा क्लास है जीविका का, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न आने की संभावना है वो करवाऊंगा। जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे और सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्न रहेंगे। तो सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के जो भी प्रश्न है संभावित, उसके बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी आज का जो भी प्रश्न रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रहेगा। इससे संबंधित एग्जाम में हो सकता है आपके प्रश्न आ जाए, तो इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज जनरली रिफर्ड टू डिपेंडिंग ऑन जनरेशन टू विच दे बिलोंग, यानी जो भी कंप्यूटर है जनरेशन पे क्या कहता है, रिफर डिपेंडिंग रहता है। तो एक एक करके देख लेंगे। ये जनरेशन कितने हुए अभी तक कंप्यूटर के, तो 5 जनरेशन हुए थे। सभी जनरेशन के बारे में देखेंगे कि पहला जनरेशन में कौन से सॉफ्टवेयर का यूज हुआ था, कौन से डिवाइस का प्रयोग हुआ था, कौन से हार्डवेयर का प्रयोग हुआ था, क्या यूज किया गया था। एक एक जनरेशन को हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या, जनरेशन यानी पीढ़ी। कौन से साल में कौन सा कंप्यूटर का जनरेशन हुआ है, प्रयोग की गई डिवाइस, यानी उस जनरेशन में कौन सा डिवाइस प्रयोग किया गया, कौन सा भाषा का प्रयोग हुआ और कौन से स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग है, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज, यानी उस जनरेशन में कौन से हार्डवेयर का यूज किया गया, सॉफ्टवेयर का है या में कौन से सॉफ्टवेयर यूज हुआ, कौन से मेमोरी का यूज हुआ और उसका स्पीड क्या था, यानी कैलकुलेशन गणना कितना था। ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए फर्स्ट जनरेशन आपका कब से कब तक था, तो 1942 से 1954 ईस्वी के बीच में था। तो इसमें क्या यूज हुआ था, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि वैक्यूम ट्यूब का इसमें प्रयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में प्रश्न आता है कि कौन से टेक्नोलॉजी यूज किया गया था वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन में, तो आपका वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। वहीं पे हम देख लेते हैं कि जो भी कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, आपका इनियाक थे, इडवेक थे, यूनिवेक थे, ये सब का प्रयोग और मैग्नेटिक ड्रम का स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग हुआ था। किसमें, आपका ये कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन के। कौन कौन कंप्यूटर थे आपका, इनियाक थे, एडवेक थे और यूनिवेक थे, जिसका प्रयोग हुआ था। और इसी फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का भी प्रयोग हुआ था। वहीं पे सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में जो मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था सॉफ्टवेयर के रूप में, और इसी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, आपका पंच कार्ड का हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था दोस्त, पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था। और जो इसका कैलकुलेशन स्पीड था आपका मिली सेकेंड में था, यानी 10⁻³ था, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/1000 कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन से जो भी प्रश्न आएगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। आपको बेहतरीन ढंग से आपको बता दिए। अगर पूछे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था, आपका वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। मेमोरी के रूप में फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ था, तो पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था। और इसमें कौन सा भाषा का प्रयोग, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ था, तो आपका मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण क्या क्या है, प्रश्न ऐसे आ जाता है। या पूछ देगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे, या पूछ देगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ इनियाक है, इडवेक है और यूनिवेक है। या पूछ दे कि यूनिवेक कौन से जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो आप लोग को ये याद रखना है। सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड जनरेशन आपका 1955 से लेकर 1964 ईस्वी के बीच में रहा है। इसमें फुटरान भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन से भाषा का प्रयोग हुआ है, फुटरान भाषा का प्रयोग हुआ है।
और मैग्नेटिक कोई डिवाइस का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अगर पूछे कि सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया है, तो फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया गया। लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है, तो फोर्ट्रान लैंग्वेज का और मैग्नेटिक कोई डिवाइस का प्रयोग किया गया था। इसमें हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में ट्रांजिस्टर आया था। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन आपका ट्रांजिस्टर आया था। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हुआ था इसमें, तो असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। और मेमोरी के रूप में इसे मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। वहीं पे कैलकुलेशन का बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका मिली सेकेंड था, सेकेंड जनरेशन में आपका माइक्रो सेकेंड है। यानी ये थ्री का जो पावर है 10 पे थ्री, ये पावर जो थ्री है फर्स्ट जनरेशन में आपका बढ़ते चल जाएगा, 3 प्लस होते चल जाएगा जनरेशन वाइज। तो आपका सेकेंड जनरेशन में देखिए 10⁻6 हो गया है। सेकेंड जनरेशन में क्या है, 10⁻6 हो गया है। तो 1 पे जितना है 1 पे हम क्या करेंगे, 5 जीरो बैठा देंगे, यानी जितना घाट रहेगा उससे एक कम जीरो हम बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लिए वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं दोस्त, आपका सेकेंड जनरेशन भी हो गया। सेकेंड जनरेशन में किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन कब से कब तक रहा था आपका, तो 1965 से लेकर 1975 के बीच में रहा था। इसमें क्या यूज हुआ था, आपका आईसी का यूज किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और क्या यूज हुआ था, आपका एसएसआई हुआ था। क्या यूज हुआ था, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में आपका आईसी यूज हुआ था और एसएसआई हुआ था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और एसएसआई का फुल फॉर्म होता है आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड हुआ। तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद करते चलिएगा। तो अगर एग्जाम में आए कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, तो आईसी का प्रयोग किया गया था। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और क्या प्रयोग होता है आईसी के अलावा, आपका एसएसआई प्रयोग हुआ था। एसएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, आपका माइक्रो चिप्स स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग हुआ था। इसी में आपका थर्ड जनरेशन में ही माउस का प्रयोग किया गया, कीबोर्ड का प्रयोग किया गया, मॉनिटर का प्रयोग किया गया, रैम और रोम का प्रयोग हुआ। तो आपको प्रश्न में आ जाए कि माउस का प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ है, तो थर्ड जनरेशन में हुआ है। कीबोर्ड का प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ है, तो आपका थर्ड जनरेशन में हुआ है। मॉनिटर का प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ है, तो आपका थर्ड जनरेशन में हुआ है। रैम रोम का प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ है, तो आपका थर्ड जनरेशन में हुआ है। आपका रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये फुल फॉर्म पूछ देता है दोस्त, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। वहीं पे रोम का बात कर लेते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्त, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये आपका रैम रोम का प्रयोग कब हुआ था, तो आपका थर्ड जनरेशन में हुआ था। यहीं पे टाइम शेयरिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था आपका लैंग्वेज के रूप में। वहीं पे देख रहे मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क का प्रयोग कब किया गया था, मेमोरी के रूप में, तो आपका थर्ड जनरेशन में किया गया था। तो थर्ड जनरेशन में कैलकुलेशन स्पीड क्या है, आपका नैनो सेकेंड है, अर्थात 10⁻9 आपका क्या है स्पीड था। थर्ड जनरेशन का स्पीड क्या था, नैनो सेकेंड था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में क्या था, स्पीड मिली सेकेंड, सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड, और थर्ड जनरेशन में आपका नैनो सेकेंड है। तो आपका 3 जनरेशन हो गया दोस्त। आगे देख लेते हैं आपका 4 और 5th जनरेशन। यहाँ पे देखिए फोर्थ जनरेशन आपका कब से कब तक है, तो 1975 ईस्वी से लेकर 1988 ईस्वी तक है। इसमें क्या प्रयोग हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन में ही आपका क्या आया था, विंडोज आया था। विंडोज आपका कौन से जनरेशन में आया था, फोर्थ जनरेशन में आया था। आपका MS DOS, MS DOS क्या है आपका, OS है। MS DOS क्या है आपका, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आपका MS DOS अब कौन से जनरेशन में यूज हुआ था, तो आपका फोर्थ जनरेशन में हुआ था। OS का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
तो एग्जाम में पूछ दे कि ओएस स्टैंड फॉर तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका 4th जनरेशन में हुआ था लैंड मैन वैन। लैंड मैन एक क्या है, नेटवर्क है। नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, 3 होते हैं, लैंड मैन वैन होते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सेमीकंडक्टर का इसी में प्रयोग हुआ था, ठीक है। 4th जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का प्रयोग वर्तमान समय में भी किया जा रहा है। आपका यहाँ पे एक इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सेमीकंडक्टर का प्रयोग वर्तमान समय में भी किया जा रहा है। आपका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। 4th जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर और VLSI का प्रयोग हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर और VLSI का प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ था दोस्त, तो आपका 4th जनरेशन में हुआ था। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है। क्या होता है, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, भाषा के रूप में, तो आपका सी लैंग्वेज का हुआ था। और यूनिक्स का प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ था, 4th जनरेशन में हुआ था। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग हुआ था। मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया था। वहीं पे कैलकुलेशन स्पीड का बात कर लेते हैं तो पिको सेकेंड, इसमें क्या था, पिको सेकेंड अर्थात 10⁻12 था इसका कैलकुलेशन स्पीड। 5th जनरेशन का बात कर लेते हैं तो ये जनरेशन आपका 1989 से लेके प्रेजेंट तक है। अभी तक वर्तमान समय में अभी तक आपका 5th जनरेशन ही चल रहा है। तो 5th जनरेशन में आपका क्या आ गया, लैपटॉप आ गया, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग हुआ, सेमीकंडक्टर का प्रयोग वर्तमान समय में भी हो रहा है। जो आपको ऊपर भी यहाँ पे लिखवा रखे थे 4th जनरेशन में कि सेमीकंडक्टर का प्रयोग वर्तमान समय में भी किया जा रहा है। आपका 5th जनरेशन में ही लैपटॉप आया था और सुपर कंप्यूटर आया था। यहाँ पे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का बात कर लेते हैं तो 5th जनरेशन में आपका ULSI का प्रयोग हो रहा है। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है। तो आपका ULSI और AI, ULSI और AI का प्रयोग आपका किस में हो रहा है, 5th जनरेशन में हो रहा है। तो ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मल्टीमीडिया का प्रयोग किया गया था और मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग हुआ था। वहीं पे आपका कैलकुलेशन स्पीड का बात कर लेते हैं तो इसमें पिको सेकेंड था। क्या है आप दोस्त, इसमें पिको सेकेंड कैलकुलेशन स्पीड है जो बहुत फास्ट है। 5th जनरेशन यानी 10⁻15 ये आपका कैलकुलेशन है आपका 5th जनरेशन का। तो दोस्तों यहाँ पे जनरेशन के बारे में, 5 जनरेशन के बारे में आपको पढ़ा दिए। तो एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न पूछता है कि 1st जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, तो आपका वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब 1st जनरेशन में। 2nd जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में यही पूछता है एग्जाम में अधिकतर प्रश्न, ट्रांजिस्टर का हुआ था, ट्रांजिस्टर का हुआ था। 3rd जनरेशन में आपका क्या हुआ था, आपका IC का प्रयोग हुआ था। किसका हुआ था, IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और 4th जनरेशन में आपका किसका प्रयोग हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर। किसका प्रयोग हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर। और किसका प्रयोग हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर के साथ आपका VLSI का प्रयोग हुआ था। और 5th जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, ULSI और AI का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था, AI का। तो VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जनरेशन से हो सकता है कि एक या 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोग जनरेशन, कंप्यूटर के जनरेशन को
नोट डाउन भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ याद भी कर लीजिएगा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न और भी पूछे जाएगा जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आईसी स्टैंड फॉर क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो मैं ऊपर ही बता दिए थे कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी का आविष्कार किसने किए थे, तो जेएस किल्बी ने कब किए थे, 1958 ईस्वी में किए थे। मैं कल की क्लास में ही इसके बारे में बता दिए थे, आप लोग यहाँ भी देख लीजिए कि आईसी का प्रयोग आईसी का आविष्कार किसने किए थे, जेम्स किल्बी ने किए थे। कब किए थे, तो 1958 ईस्वी में किए थे। आईसी किससे मिलकर बना होता है, तो आईसी सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि आईसी किससे मिलकर बना होता है, तो आईसी आपका सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। सेमीकंडक्टर किससे बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन और जॉन बारडीन ने 1947 ईस्वी में किए थे। यहाँ पे जॉन बारडीन को ट्रांजिस्टर बनाने के लिए 1956 ईस्वी और 1972 ईस्वी में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी इनको क्या दिया गया था, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1956 और 1972 ईस्वी में दिया गया था। आगे देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार M.E. हॉफ ने किए हैं। कौन किए हैं, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार M.E. हॉफ ने किए हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ दे कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किए हैं, तो M.E. हॉफ ने किए हैं। आगे देख लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन से कंपनी द्वारा और कब किया गया था, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था, 1971 ईस्वी में। कौन सा था आपका माइक्रो प्रोसेसर, 4004 था। तो पूछ दे कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का कौन था जिसका आविष्कार किया गया था, तो 4004 था। कौन से कंपनी ने किए थे, तो इंटेल कंपनी ने किए थे। कब किए थे, तो 1971 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं, SSI स्टैंड फॉर, तो आपको ऊपर ही बता दिए थे। SSI का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। LSI का फुल फॉर्म क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। आपका MSI का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसका हिंदी क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। आगे देख लेते हैं, वर्तमान समय में आपका क्या प्रयोग हो रहा है, ULSI का प्रयोग किया जा रहा है। वाणिज्यिक के उपयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर क्या है, आपका यूनिवैक, यानी कमर्शियल रूप में आने वाला पहला कंप्यूटर आपका यूनिवैक है। दोस्तों कल के क्लास में भी मैं इसके बारे में आपको बताए थे, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। दोस्तों इतना कंप्यूटर से प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जो मैं अभी करा दिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका जीके और जीएस करंट अफेयर्स का क्लास देखेंगे। तो पहला सेशन कंप्यूटर का यहीं पे समाप्त हो रहा है। दोस्तों फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने देख लिए कंप्यूटर से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने थे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोग को बता दिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स और जीके जीएस से जो भी संभावित प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको भी एक नज़र हम लोग देखते चलेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे क्लास को तन मन धन से कर रहे होंगे, और जो भी आप लोग को डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कॉपी कलम उठा लीजिए, नोट डाउन भी करते चलिएगा। और आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स नए मेरे चैनल पे, चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न, तीसरी ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का किताब किसने जीता। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियन जो हुआ था, तो उसका किताब कौन से देश ने जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आगे देख लेते हैं, रोटेक्स यूरो ट्रॉफी ने टॉप 10 में शामिल होने वाली अतिका मीर
वो क्या थी, तो पहली महिला भारतीय बन गई है। ये जो हुआ था रोटेक्स यूरो ट्रॉफी के टॉप 10 में शामिल होने वाली आतिका मीर पहली भारतीय बन गई है। यानी आतिका मीर क्या हुआ है, ये ट्रॉफी में शामिल थी और इनको ये पहली भारतीय बन गई है। आगे देखते हैं IIHF, यानी IIHF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ हिंदी में होता है। तो IIHF महिला एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो भारत ने आपका कांस्य पदक जीता है। भारत की योग वॉरियर किसे घोषित किया गया है, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारत की योग वॉरियर किनको घोषित किया गया है, तो स्मिता कुमारी को घोषित किया गया है। इनके बारे में कुछ रोचक जानकारी है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि स्मिता कुमारी के नाम 2 गिनीज बुक रिकॉर्ड योगा के क्षेत्र में है। तो स्मिता कुमारी के नाम पे कितना गिनीज बुक रिकॉर्ड है योगा के क्षेत्र में, तो 2 है। वर्तमान में योगा पॉलिसी उत्तराखंड से लागू किया गया है। योगा पॉलिसी को कहाँ से लागू किया गया वर्तमान समय में, तो उत्तराखंड से लागू किया गया। योगा के खेल के रूप में केरल ने शुरुआत किया था। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि योगा को खेल के रूप में कौन से राज्य ने शुरुआत किया था, तो आपका केरल ने शुरुआत किया था। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस डे कब मनाया जाता है, तो आपको 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। 5वां देख लेते हैं प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मानित किया गया है, तो आपका 71 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया है। इसमें देख लेते हैं कुल इसमें कितना था, 139 पद्म अवार्ड वितरित किए गए थे, जिसमें आपका 71 लोग को पहले सेशन में दिया गया था, यानी पहली बार में 71 लोगों को दिया गया था। दूसरे सेशन में कितने दिया गया था, 68 दिया गया था। टोटल कितने थे, 139 थे। आगे देख लेते हैं, इन पुरस्कारों में बिहार से 60 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो 71 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक क्या था आपका कुल पद्म 139 था, जिसमें फर्स्ट सेशन में 71 आदमी को दिया गया था, दूसरे सेशन में आपको 68 आदमी दिया गया था, जिसमें से 60 आपके बिहार के लोग थे जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिहार के 60 पद्म पुरस्कार विजेता में से एक पद्म विभूषण विजेता कौन थे, आपके शारदा सिन्हा जी हैं, जिनको ये पद्म विभूषण से क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। साल 2025 के लिए 60 लोगों को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले गोल्ड मेडल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पूछेगा कितने लोगों को किया गया है, तो आपका आंसर में दीजिएगा 60 लोगों को किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे किनको फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। अगर प्रश्न आ जाए तो आपको मधुसूदन शाही को क्या किया गया, मधुसूदन शाही को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो एग्जाम में प्रश्न आए किनको किया गया है, तो मधुसूदन शाही को किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये अवार्ड फिजी का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये अवार्ड क्या है, फिजी का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सम्मानित किया जा चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। किससे, फिजी अवार्ड से ये सब सम्मानित हुए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदया भी। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
किनको दिया गया था? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था? तो ये हमारे शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी है, जिनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कब किया गया है? 1991-92 में किया गया था। इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र में। ये पुरस्कार इन्हें शतरंज में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया था, अर्थात इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किए थे, जिसके उपरांत ये पुरस्कार इनको दिया गया था। ये पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है? आपका ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। आगे देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यानी एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम कब बदला गया, तो 2021 में बदल दिया गया। बदल के क्या नाम रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2021 को किए थे। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसने बदले थे, तो आपके नरेंद्र मोदी जी ने बदले थे। कब बदले थे? तो 6 अगस्त 2021 को बदले थे। इस पुरस्कार से 2024 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया था। यानी आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्थात जो पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्थात मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2024 में कितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है? तो संख्या पूछ दे तो आपका 4 लोगों को पुरस्कृत किया गया। नाम पूछ दे कि कौन कौन आपके 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कृत हुए हैं, तो आपका पहला है हरमनप्रीत सिंह। हॉकी के क्षेत्र में इनको किनके क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया था? हॉकी के क्षेत्र में किया गया था हरमनप्रीत सिंह को। दूसरा गुकेट डी को भी ये पुरस्कार मिला था आपका, तो किस क्षेत्र में मिला था इनको? तो शतरंज के क्षेत्र में मिला था। तीसरा आपके थे प्रवीण कुमार, जिनको पैरा एथलेटिक के क्षेत्र में दिया गया था। चौथे थे आपका मनु भास्कर, जिनको निशानेबाजी के क्षेत्र में दिया गया था। तो 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से 4 आदमी को सम्मानित किया गया था, जो यहाँ पे आप लोग को बता दिए। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के क्षेत्र में, गुकेट डी शतरंज के क्षेत्र में, प्रवीण कुमार आपका पैरा एथलेटिक के क्षेत्र में, और मनु भाकर निशानेबाजी के क्षेत्र में मिला था इन लोगों को। आगे देख लेते हैं, ये पुरस्कार इन 4 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया था। यानी पूछ दे किनके द्वारा दिया गया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 17 जनवरी 2025 को दिया गया। राष्ट्रपति भवन में इन लोगों को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? तो सिक्किम है। एग्जाम में जनसंख्या से भी प्रश्न 1-2 आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग जनसंख्या वाले जितने भी टॉपिक होंगे, प्रश्न होंगे, एक नज़र आप लोग उसको भी देख के एग्जाम में जाइएगा। आगे देखते हैं 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। कब का? 2011 जनगणना के अनुसार है। आगे देख लेते हैं 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो आपका दिल्ली है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर आपका 11,297 लोग क्या है रहते थे। आगे देखते हैं 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है आपका? तो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका? बिहार है। तो आपका एग्जाम में आ जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन है? तो आपका अपना बिहार है। आगे देख लेते हैं दोस्त, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका? तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछे तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं कृषि का विकास
पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था? एक कौन सा? पहली पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा कौन से योजना में मिला था? तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र गुजरात के कहाँ पे स्थित है? गुजरात के तो जामनगर में स्थित है। यहाँ पे भारत हो जाएगा दोस्त। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बना है? तो आपका जामनगर। जामनगर कहाँ है? आपका गुजरात में है। बिहार में लगभग कितना प्रतिशत के क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है बिहार में? तो आपका आंसर 60% होगा। क्या होगा? बिहार में 60% पे क्या होता है? खेती किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्त? जलोढ़ मिट्टी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? यानी भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे पहला भारतीय गवर्नर कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहला भारतीय गवर्नर कौन बने थे? तो आपका CD देशमुख बने थे। कौन बने थे? CD देशमुख बने थे। वहीं पे आपका दूसरा कौन बने थे? भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरा भारतीय गवर्नर कौन बने थे? तो बिलेगल रामा राव बने थे। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए कि पूछ दे कि अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो ओस्वान स्मिथ थे। कौन थे? ओस्वान स्मिथ थे। अर्थात ये पहले क्या थे? आपका अंग्रेज गवर्नर थे जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरे अंग्रेज गवर्नर का अगर नाम पूछ ले तो जेम्स ब्रेड टेलर थे। कौन थे? जेम्स ब्रेड टेलर थे। तो आपका 1935 में जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, शुरुआत हुआ था, तो उस समय आपका इसके गवर्नर कौन था? तो ओस्वान स्मिथ था। कौन था? ओस्वान स्मिथ था। एक क्या था? एक आपका अंग्रेजी गवर्नर था। आगे देखते हैं, 25वां एशियो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका ये चीन में किया गया था। कहाँ पे किया गया है दोस्त? चाइना में किया गया है। आगे देखते हैं, 24वां एशियो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका ये पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। आपका 25वां चीन में, 24वां पाकिस्तान में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो भर्तृहरि नाम रखा गया है। जिला का नाम बदला गया है। कहाँ का है? राजस्थान का खैरथल तिजारा जिला था जिसका नाम बदल के भर्तृहरि जिला रखा गया है। आगे देखते हैं, पूर्वी भारत में पहली AC लोकल ट्रेन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? यानी कौन से राज्य में आपका लोकल ट्रेन चलाया गया है जिसमें AC की व्यवस्था है? तो आपका ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल आपका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से कहाँ से शुरुआत हुआ है? तो आपका ये महाराष्ट्र में शुरुआत हुआ है। आगे देख लेते हैं दोस्त, वंदे भारत ट्रेन 2019 में शुरू हुआ था। वंदे भारत ट्रेन कब शुरू हुआ था? आपका ये जो लंबी रूट वाला है महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। आप वंदे भारत ट्रेन 2019 में शुरू हुआ था। उस समय इसे ट्रेन 18 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ट्रेन 18 के नाम से वंदे भारत को जाना जाता था। आगे देखते हैं, भारत में पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो आपका हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केरल राज्य वित्तीय उद्यम भारत में डैश का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई। यानी कौन सा बन गई? तो 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार करने वाला आपका NBFC बैंक जो है, कंपनी बैंक, ये आपका बना है केरल राज्य में। वित्तीय उद्यम भारत में पहले 1 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाला ये बैंक बना हुआ है। तो दोस्तों ये था आपका GK GS का प्रश्न 25 था और इसके जो भी डिटेल्स है सब आपको एक एक करके बता दिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न।
दोस्तों हम लोगों ने कंप्यूटर का क्लास कर लिए, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न थे वो भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट नॉलेज के जो भी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं जीविका में और उसका एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग एक क्लास जरूर कर लीजिएगा। जो भी संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको मैं करवाने जा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद करते चलिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था, तो आपका ये 2000 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्त? 2000 में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू किया गया था? तो 2014 में लागू किया गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है सब्जेक्ट नॉलेज में। आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। फर्स्ट टाइम जब प्रधानमंत्री बने थे आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने ही क्या किए थे? जनधन योजना की शुरुआत किए थे। तो इस बात को आप लोग याद रखिए कि 2014 में आपका जनधन योजना की शुरुआत हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान की योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका भी आपका 2014 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। आगे देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नारा कब दिया गया था? 2015 में। अर्थात कब इसको लागू किया गया था? तो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये योजना की क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लागू हुआ था। ये योजना कब लागू किया गया था? 2015 में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? इंदिरा गांधी आवास योजना था, जिसका नाम बदल के 2015 में क्या किया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया था। तो ये भी पूछ देगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? तो आपका इंदिरा आवास योजना था। इसका नाम कब बदला गया? तो 2015 ईस्वी में प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा गया। आगे देखते अटल पेंशन योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2015 ईस्वी में हुआ था। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का भी शुरुआत कब हुआ था? 2015 ईस्वी में हुआ था। आपका डिजिटल इंडिया का भी शुरुआत कब हुआ था योजना का? तो 2015 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेते दोस्त मनरेगा योजना 2005 में पारित किया गया था। मनरेगा योजना कब पारित हुआ था? तो 2005 में, यानी इसका शुरुआत कब हुआ था? 2005 में हुआ था। और इस 2009 में क्या नरेगा से नाम बदल के मनरेगा किया गया। यानी जब मनरेगा योजना शुरुआत हुआ था 2005 में, तो इसका नाम क्या था? नरेगा था। क्या था? नरेगा। इसका नाम नरेगा था। तो इस नरेगा से इसका नाम कब बदला गया? मनरेगा रखा गया। 2009 ईस्वी में इसका नरेगा से नाम बदल के क्या किया गया? मनरेगा किया गया। क्या किया गया दोस्त? मनरेगा किया गया। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। मनरेगा में जॉब कार्ड का पंजीकरण कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो 5 वर्ष तक रहता है। यानी जब तक कार्य करते रहेंगे तब तक आपका क्या रहेगा? वैध रहेगा। तो अधिकतम आपका ऑप्शन रहेगा इस वर्षों में, तो क्या आप दीजिएगा? 5 वर्ष तक इसका क्या रहता है? मनरेगा जॉब कार्ड का पंजीकरण वैध रहता है। आगे देखते हैं गरीबी का पारंपरिक मापन डैश के आधार पर किया जाता है। यानी गरीबी का पारंपरिक मापन किस आधार पर आप कीजिएगा? तो आपका जो भी व्यय है, यानी न्यूनतम व्यय के आवश्यकता जो होता है उसके आधार पे क्या किया जाता है? गरीबी का पारंपरिक मापन किया जाता है। आगे देख लेते हैं भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना मुख्य रूप से वित्तीय समावेश पर केंद्रित है। वही आपको जो जनधन योजना कब शुरुआत हुआ था? 2015 में। किनके द्वारा किया गया था? माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में देश से मुख्य रूप से वित्तीय समावेशन पर केंद्रित है। यानी जनधन योजना क्या है? आपका वित्तीय समावेशन पे केंद्रित है। नेक्स्ट देख लेते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस का उद्देश्य क्या है? तो आपका गरीबों को आवश्यक खाद्यान्न रियायती दरों पे उपलब्ध कराना इसका क्या है? आपका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं भारत में सबसे अधिक गरीबी दर कहाँ पे पाई जाती है? तो आपके बिहार, अपना बिहार है। अपना बिहार में भारत का सबसे गरीबी दर पाई जाती है।
आगे देखते हैं बिहार जीविका का संचालन किनके द्वारा किया जाता है। तो ये बिहार जीविका का संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ये आगे देख लेते हैं बिहार जीविका का पूर्ण रूप क्या है। यानी बिहार जीविका का पूर्ण रूप क्या है? शॉर्ट में क्या कहते हैं? BRLP कहते हैं। क्या कहते हैं? BRLP कहते हैं। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट होता है। क्या होता है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट होता है आपका बिहार जीविका का, अर्थात BRLP का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म होता है। वहीं पे देख लेते हैं आगे, जीविका परियोजना को डैश वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वित्तीय सहायता जीविका को कौन प्रदान करता है? तो आपका वर्ल्ड बैंक प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? इसको प्रदान करता है, अर्थात कौन सा? विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या कहता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है आपको, किसको? जीविका को। आगे देखते हैं जीविका समूह की बैठक कब होती है? तो 1 सप्ताह में होती है, यानी साप्ताहिक इसको कह सकते हैं। साप्ताहिक यानी जीविका समूह की बैठक साप्ताहिक होती है, यानी सप्ताह में एक बार होती है। जीविका में BLF का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी BLF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्लॉक लेवल फेडरेशन होता है। BLF का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक लेवल फेडरेशन होता है। बिहार जीविका का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका पटना मुख्यालय। बिहार जीविका का मुख्यालय आपका पटना में स्थित है। जीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता इकाई सबसे नीचे इकाई, यानी पूछ दे जीविका में सबसे नीचे इकाई कौन सा है? तो आपका SHG है। कौन सा है दोस्त? SHG। SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं CLF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लस्टर लाइवलीहुड फेडरेशन होता है। जीविका परियोजना का संचालन डैश के तहत होता है, यानी किसके तहत आपका जीविका परियोजना का संचालन होता है? तो आपका NRLM के द्वारा होता है। पिछले क्लास में भी हम इसका फुल फॉर्म बता चुके हैं। तो इसका NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। इसके तहत ही क्या होता है? जीविका परियोजना का संचालन किया जाता है। तो पूछ दे कि जीविका परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो NRLM के द्वारा किया जाता है। NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, BRLPS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो B से आपका बिहार हुआ, R से आपका रूरल हुआ, L से आपका लाइवलीहुड हुआ, P से आपका प्रमोशन हुआ, S से आपका सोसाइटी हुआ। अर्थात BRLPS का फुल फॉर्म बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी होता है। जीविका का नारा आत्मनिर्भर महिला सशक्त परिवार है। जीविका का नारा क्या है? आत्मनिर्भर महिला सशक्त परिवार। तो अगर पूछ दे कि जीविका का नारा क्या है, तो आपका बताइएगा आत्मनिर्भर महिला सशक्त परिवार जीविका का आपका नारा है। जीविका में SSG का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी SSG का पूर्ण रूप क्या होता है आपका? तो सोशल सपोर्ट ग्रुप होता है। क्या होता है? तो सोशल सपोर्ट ग्रुप होता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, जीविका परियोजना का CEO 2025 में कौन है? अगर एग्जाम में आ जाए कि 2025 में आपका जीविका का CEO कौन है, तो आपका क्या याद रखिएगा? हिमांशु शर्मा है। हिमांशु शर्मा क्या है आपका? 2025 में जीविका का CEO है। आगे देखते हैं जीविका में कितने थीम कार्यरत है? तो जीविका में आपका 6 थीम कार्यरत है। जीविका के अंतर्गत महिला समूह को किस नाम से जाना जाता है? यानी जीविका के अंतर्गत जो महिला समूह होता है SSG में जो महिला समूह होता है उसको किस नाम से जानते हैं? स्वयं सहायता समूह। यानी सॉरी, जीविका में जो महिला समूह होता है उसको किस नाम से जानते हैं? स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं, अर्थात SHG के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज से जो भी प्रश्न था हम एक एक करके सब करवा दिए। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी, मेरे द्वारा कराए गए क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोग से
आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमको क्या मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करवाने में हमको काफ़ी खुशी होगी। आप लोग के इस छोटे से सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब शेयर से हमको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी, जिससे काफ़ी अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाने का है संभव प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।